हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन लेके आ गए हैं, वो भी बिल्कुल एनसीईआरटी आधारित। और चलिए स्टार्ट करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती के क्वेश्चन पे डालेंगे नज़र। पहला क्वेश्चन आ गया है, भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि द्वितीय नगरीकरण का काल। ऑप्शन ए है 8वीं सदी ईसा पूर्व के काल को, बी में है 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को, सी में है 4थी सदी ईसा पूर्व के काल को, या डी है 4थी सदी ईसवी के काल को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। तो ये ध्यान रखेंगे कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है, द्वितीय नगरीकरण का काल। किसमें, तो भारत के इतिहास में। वहीं इससे संबंधित प्रश्न की अगर बात करें तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ये ऐड ऑन करेंगे कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को 16 महाजनपद क्या कहा जाता है, 16 महाजनपद का काल भी कहते हैं। 16 महाजनपद काल भी कहते हैं। तो देख लीजिए एक चीज़ों से कितने प्रश्न और बन रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। 16 महाजनपद काल भी कहते हैं। एक चीज़ और कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, नए धर्मों के उदय का काल। नए धर्मों के उदय का काल भी किसे कहा जाता है, तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को। तो पहला पॉइंट आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को था उसी को कहा जाता है द्वितीय नगरीकरण का काल, उसी को कहा जाता है 16 महाजनपद काल, और उसी को कहा जाता है नए धर्मों के उदय का काल। तो ये सब, और देखिए इससे क्या प्रश्न बनता है, और ये सब सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे भी आपको पूछ सकता है। 6ठी, यहाँ पे इतना पूरा लैंग्वेज नहीं, बस इसको और जानिए कि और कुछ कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है बुध का सदी या फिर शताब्दी। बुध का शताब्दी भी कहा जाता है। तो जिनको भी जानकारी नहीं होगी, पता हो गया होगा कि कितनी सारी चीज़ें इसके बारे में कहा गया है। वहीं अगर बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी के मैदान में क्या हुआ था, नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। और ये सब सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन आगे करते हुए बढ़ना है। चलिए अब इसमें बढ़ जाएंगे दूसरे प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न आ गया है कि 10 रागन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से एक है ये प्रश्न, जो कि हमारा कैमा नंबर है, दूसरा नंबर प्रश्न है। यानी कि 6ठे में, 7वें में, या फिर 9वें में, या फिर क्या कहता है 10वें में, किस में है। तो ये जो 10 रागन युद्ध का उल्लेख है ऋग्वेद के कैमे मंडल में, 7वें मंडल में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। वहीं आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर हुआ था। तो याद रखिएगा पारुसनी नदी के तट पर। पारुसनी नदी, जिसको रावी नदी भी कहा जाता है, उसी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो 10 रागन का युद्ध लड़ा गया था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। वहीं बात करें कि 10 रागन युद्ध में कौन कौन था, तो एक और था भरत
कबीला के राजन सुदास, नाम ध्यान रखिएगा, राजन सुदास। और दूसरी तरफ कौन था? तो दूसरी तरफ थे तथा दूसरे ओर 10 कबीलों का, 10 कबीलों का एक संयुक्त समूह था। 10 कबीलों का क्या था? एक संयुक्त समूह था। ये आप ही लोग के लिए एक एक पॉइंट लिखा जाता है समझाने के बाद, ताकि आप भी अपना नोट डाउन करें और अपना नोट्स खुद से तैयार कर लें। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इसको कौन सा युद्ध क्या कहा गया? एक तरफ 10 कबीलों का एक संयुक्त समूह था और एक तरफ राजन सुदास थे, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? 10 राजन युद्ध। कहीं कहीं पे 10 रागन युद्ध भी लिखा रहेगा, तो ये इसमें आपको ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद में से एक है। प्राचीनतम वेद यानी कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा होगा? ये मंडल जरूर ध्यान रखिएगा, 7वां मंडल। और ऋग्वेद की अगर बात कर ले, ऋग्वेद, तो एक युद्ध को क्या कहा गया है? पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में युद्ध को क्या कहा गया है? तो युद्ध को कहा गया है गविष्ट। क्या कहा गया है? तो गविष्ट। गविष्ट का अर्थ क्या होता है? तो गाय की खोज, गाय की खोज। तो एक सारे प्रश्न से कितने सारे और प्रश्नों का सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, और इसी तरह डेली हम लोग क्लास करवाते हैं और आप लोग किया कीजिए। 3 नंबर प्रश्न आ गया है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 2018, 2016, 2015 या फिर 2014। तो जब बात आएगी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। और आपको तो ये पता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। किनके जन्मदिन के अवसर पर किया गया था? ये आपसे पूछ सकता है। तो जयप्रकाश नारायण के, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इस योजना का प्रारंभ किया गया था। किसका? सांसद आदर्श ग्राम योजना का। और ये वर्ष क्या था? तो 2014। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें और कोई खास जानकारी नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं, जीके जीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ दिए जाते हैं, सेशन कराए जा रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। 15 नवंबर 2000 को बिहार के कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया? तो ये प्रश्न तो काफ़ी बार पूछा गया है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जो कि यहाँ दिया हुआ ही है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कितने जिलों को मिलाकर किया गया था। और ऑप्शन में है 16, 18, 22 या फिर 24। तो ये 18 जिलों को मिलाकर इसका गठन किया गया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। और अगर बिहार की बात आई है तो इसका वर्तमान में पूछ लेगा कि वर्तमान में बिहार में कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। प्रमंडल भी पूछ लेता है तो 9 प्रमंडल, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बिहार में 38 ज़िले वर्तमान में और 9। हालांकि आरंभ में अगर झारखंड में बता दे तो कुल 18 ज़िले थे, लेकिन अगर झारखंड में वर्तमान ज़िले की बात करें तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये 6 ज़िले और नए जुड़े हैं, इसको मिलाकर क्या हो गया?
24। ठीक, वहीं अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड की सीमा से सटे कुछ प्रमुख राज्य, कभी कभी क्रम दर्शाने के तरह प्रश्न दे देता है, तो इस तरह नोट कर लीजिएगा कि झारखंड की सीमा से सटे बिहार के कितने जिले, झारखंड की सीमा से सटे क्या कहता है, प्रमुख राज्य की बात कर रहे थे हम लोग कि झारखंड की सीमा से सटे अगर आपसे पूछ ले कि प्रमुख राज्य में कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि बिहार हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और क्या उड़ीसा, और हो जाएगा कौन लास्ट, छत्तीसगढ़। ये सब प्रमुख राज्य हैं झारखंड की सीमा। कभी कभी आपको ना क्रम दर्शाने के लिए दे देता है, तो ध्यान रहना चाहिए। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है? ऑप्शन ए है बुध, बी है शुक्र, सी है पृथ्वी, डी है अरुण। तो इनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड की जिसमें उपस्थिति है मुख्य रूप से, वो हो जाएगा शुक्र ग्रह में। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। वहीं इसमें अगर कुछ पॉइंट की बात करें तो वो जो शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है लगभग कितने प्रतिशत है, तो लगभग 96% है, यानी कि 96% तक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ऊपर से अगर शुक्र ग्रह की बात आई है तो ये पता होगा आपको कि सौर परिवार के ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह का सेंस में आता है। चमकीला ग्रह कौन हो जाता है, तो शुक्र ही हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको पहले से भी पता होगा। वही अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि बुध ग्रह पर वायुमंडल है या नहीं, तो बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है। ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। वहीं और आप क्या नोट कर सकते हैं, अगर आप मुझसे पूछ दे कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा वाली कौन सी गैस है, सर्वाधिक मात्रा वाली गैस पूछ दे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि कितना उपस्थिति है लगभग, तो 78%। परसेंटेज भी पूछ सकता है, तो दोनों रूप से ध्यान रखेंगे। और नाइट्रोजन के बाद कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के उपस्थिति के बाद ऑक्सीजन, जो कि लगभग 21% है। तो ये सारा पूछता है। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु एक और ऐड ऑन कीजिएगा कि अगर पूछे कि पृथ्वी के वायुमंडल में क्या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितना % है, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 0.03%। लेकिन यहाँ हमसे किस में पूछा गया था, ग्रह के वायुमंडल में, तो लगभग 96%। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और बार बार कहते हैं कि सारे पॉइंट जो भी आपको लिखाए जाते हैं उसको आप लोग नोट डाउन ज़रूर किया कीजिए। आपका नोट्स बनेगा और आपको एग्जाम में रिवीजन में क्या होगा, आसानी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि आ गया है 6ठा नंबर प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मकान का प्रवेश द्वार सामान्य रूप से मुख्य सड़क की ओर से नहीं बल्कि गली की ओर से होता था, परंतु इसका अपवाद इस सभ्यता के किस नगर स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, या डी है लोथल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल नगर स्थल से ये अपवाद प्राप्त हुआ है।
वहीं बात करें ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल, हड़प्पा सभ्यता का क्या है, बंदरगाह नगर लोथल, बंदरगाह नगर लोथल किस नदी के तट पर स्थित था। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये लोथल जो हो जाएगा किस नदी पर हो जाएगा, भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर स्थित था, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी प्रणाली थी, तो यहाँ पर एक पॉइंट वो ऐड ऑन करेंगे आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता, हर एक पॉइंट को धीरे धीरे ही आपको अच्छे से समझाया जाता है और लिख भी रहे हैं ताकि आप समझ सके। तो सबसे बड़ी विशेषता पूछ ले तो ये विशेषता में क्या था, नगर नियोजन प्रणाली, और एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, नगर नियोजन प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। 7 नंबर प्रश्न आ चुका है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है। ऑप्शन ए है खारवेल, बी है महापद्मानंद, सी है अशोक या डी है समुद्रगुप्त। मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से एक। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो हो जाएगा किससे, प्राचीन भारत का एक शासक कौन था, खारवेल से संबंधित हो जाएगा। और खारवेल जो था कहाँ का शासक था, तो ये कलिंग का शासक था, ये भी आपसे पूछ सकता, तो कलिंग का शासक था। वहीं बात करेंगे अगर हाथी गुम्फा अभिलेख की, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप ये नोट डाउन करेंगे कि इस अभिलेख में, तो किस अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में कौन सा शब्द उल्लेखित है, तो भारतवर्ष शब्द ये प्रश्न पूछ सकता है। उल्लेखित है, ठीक है। वहीं बात करें कि और क्या पूछ सकता है, तो खारवेल जो था, ये ऑप्शन ये जो खारवेल है, अगर आपसे ये पूछे कि खारवेल कलिंग वंश के शासक तो थे ही, मतलब कि किस धर्म के अनुयायी थे, तो याद रखिएगा ये जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म के अनुयायी कौन थे, तो खारवेल। ठीक है, ये पॉइंट ऐड करिएगा। और गंधर्व वेद का ज्ञाता भी था, क्या था, तो गंधर्व वेद का ज्ञाता, गंधर्व वेद का ज्ञाता। और सारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करिएगा, क्या पता आपसे क्या पूछ ले, तो हर चीज़ को लिखते हुए चलना है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि आ गया है 8वां नंबर प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है लियाकत अली खान, बी है आर.के. शनमुखम सेठी, सी है जॉन मथाई, डी है अमृत कौर। तो यहाँ देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछ रहा है, तो उस टाइम जो थे कौन थे, आर.के. शनमुख सेठी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चूँकि 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वित्त मामले में इनको ही बनाया गया था। और आर.के. शनमुख सेठी से एक पॉइंट ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि इन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का, ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का बजट क्या किया था, प्रस्तुत किया था, किसने, तो आर.के. शनमुख सेठी जी ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। लियाकत अली खान की अगर बात करें, चूँकि यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता, तो ये अंतरिम सरकार के गठन के समय क्या थे, वित्त मंत्री। लेकिन हमसे यहाँ स्वतंत्र भारत के समय पूछा गया, तो इस पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है।
वहीं अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की बात करेगा कि अंतरिम सरकार के समय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अंतरिम सरकार के समय स्वास्थ्य मंत्री की अगर आपसे बात कर ले तो कौन थे? गजनफर अली खां, ये थे स्वास्थ्य मंत्री। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और ये स्वतंत्र भारत की प्रथम, ये क्या हो जाएंगी? जब स्वतंत्र भारत के समय। प्रश्न ये देखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन? तो अमृत कौर। लेकिन अंतरिम सरकार के समय कौन? तो गजनफर अली खां। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट आपको ना हो। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आ गया है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल किस क्षेत्र में है? ये हमसे पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में है। तो ये हो जाएगा कौन सा? तिब्बत, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हमसे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। चूँकि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र एवं भागा नामक दो नदियों के मिल से बनता है। हिमाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी को। तो ये ऐड ऑन करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में इसे जाना जाता है चंद्रभागा के नाम से। चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वहीं बात करेंगे कि चिनाब नदी पर निर्मित कुछ महत्वपूर्ण, क्या पूछ लिया जाता है आपसे? परियोजना। तो अगर आपसे पूछे कि बगलीहार परियोजना, कौन सा परियोजना? बगलीहार परियोजना। या फिर पूछे दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। या फिर पूछ ले सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। ये तीनों परियोजनाएं हैं कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और बार बार कर रहे हैं, आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आपको हिस्ट्री और क्या कहता है साइंस का भी मैराथन सेशन करवाया गया है 3 घंटे लगातार। तो आप लोग जाके मैराथन सेशन को भी देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में प्रश्न आपको दिखेंगे ही। आ गए हैं आज के 10वें नंबर प्रश्न पे। कैस्पियन सागर के साथ निम्न में से किस देशों का तट बनता है? ऑप्शन है ईरान या फिर अजरबैजान या फिर रूस या फिर इनमें से सभी का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चूँकि इसके साथ 5 देश का, कैस्पियन सागर के साथ कितने देश का? 5 देशों का तट बनता है, जिसमें से ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया, रूस हो गया और कौन रह गया? तो एक हो गया कजाकिस्तान और एक और कौन हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 के साथ इसका तट बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं आपको पता होगा कि कैस्पियन सागर है जो एशिया यूरोप के विभाजक होने के साथ ही विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील भी पूछेगा तब क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। हर एक छोटा छोटा बिंदु आपको बताया जा रहा है। वही बात करें, अगर आपसे पूछ दे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व में ध्यान रखना है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर कह दे तो मीठे पानी की झील, तब क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील।
सुपीरियर झील। और अगर आपसे पूछ दे कि विश्व का सबसे लवणीय झील, चूँकि विश्व की जब बात ही हो रही है तो सबको जानते हैं, तो विश्व की सबसे लवणीय झील, तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा, कौन सा हो जाएगा, बान झील। कौन झील, तो बान झील। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? ये तो हम आपको विश्व के प्रमुख जल संधियों में टॉनिक टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। किसका पूछ रहा है, मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग कौन करता? ऑप्शन ए है सुंडा जल संधि, बी है मलक्का जल संधि, सी है जोहोर जल संधि, या डी है पाक जल संधि। तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा मलक्का जल संधि, जो कि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। वही मलक्का जल संधि फिर अंडमान सागर को, यानी कि अंडमान सागर में क्या, हिंद महासागर को किससे जोड़ देता है? तो दक्षिण चीन सागर यानी कि प्रशांत महासागर को क्या करता है, जोड़ता है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह कर देते हैं, किसको जोड़ता है, तो यहाँ हमसे अलग करता है पूछा गया था, जोड़ेगा किसको, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं जब बात आती है सुंडा जल संधि की, तो ये आपको पता है कि ये जावा को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। जावा को किससे अलग करता है, तो सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, इसलिए बीच में माइनस का चिन्ह दे दिए हैं। और अगर आपको बताना है कि सुंडा जल संधि जोड़ता किसको है, क्योंकि ये सब आपको कई बार पढ़ाया हुआ भी है और टॉपिक वाइज में भी आपको बता दिया गया है। वहीं जोहोर जल संधि की अगर हम बात करें कि जोहोर जल संधि से क्या पूछ सकता है, तो ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से, ये भी जोड़ता है कौन, जोहोर जल संधि। लेकिन अलग किसको किसको करता है जोहोर जल संधि, अगर पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा सिंगापुर को मलेशिया से, किससे, सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि की अगर बात करें तो ये तो पता ही होगा कि ये किसको द्वीप, भारत के पंबन द्वीप को किससे अलग करता है, तो श्रीलंका से अलग करता है। भारत के कौन से द्वीप को, तो इसको कोष्ट में लिख लीजिएगा, पंबन द्वीप को। चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पर, और जो प्रश्न आपके लिए पूछा जाता है उसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करेंगे। संविधान के आरंभ के समय संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख था। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि संविधान के आरंभ के समय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख था। ऑप्शन ए है 5, बी है 10 और सी है 11, डी है कोई नहीं। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि उल्लेख नहीं था, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का अनुच्छेद 51 का इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि क्या पूछ दे, उसमें क्या किया गया था, 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और वहीं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा क्या किया गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो वर्तमान में अगर पूछे कि वर्तमान में अनुच्छेद कौन सा 51 ए या 51 क के तहत कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है, तो रूस से लिया गया है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना है कि आपसे क्या पूछते, हर रूप को ध्यान
रखना है। चलिए, और मूल कर्तव्य जो क्या है, न्याय योग्य नहीं है। तो एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि मूल कर्तव्य जो है न्याय योग्य नहीं है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आ गए हैं अगले प्रश्न पे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप बिहार एसएससी दीजिए, बिहार शिक्षक भर्ती दीजिए, बीपीएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, जीके जीएस के लिए ये यहाँ आपको बहुत ही आसान भाषा में सॉल्यूशन कराया जाता है और आपको हर रूप से हेल्प करेगा। खास करके जो भी मैराथन सेशन कराया जा रहा है, साइंस और हिस्ट्री का भी कराया गया है, आगे हर विषय का कराया जाएगा। तो आप लोग उस मैराथन की वीडियो को जाके पूरा ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर दिखेंगे। आ जाएंगे 13 नंबर पर। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1909, या फिर भारत शासन अधिनियम 1919, या फिर भारत शासन अधिनियम 1935। क्या पूछा गया है? लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन, तो ये हुआ था 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। वहीं बात करें कि भारत शासन अधिनियम 1858 जो है, इसके द्वारा क्या हुआ था, तो इंग्लैंड में भारत सचिव पद की शुरुआत हुई थी। भारत सचिव पद की क्या हुई थी? शुरुआत की गई थी। तो ये प्रश्न भी बन सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रख लेंगे। क्या पूछ दे, इसलिए हर रूप से ध्यान रख लेना। और यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको क्लियर बताया जाए, जो डायरेक्ट प्रश्न है इसको ध्यान रखिएगा और ये एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। हाँ, अगर 1858 के अधिनियम की बात कर लें तो यहाँ पर एक पॉइंट और ये ऐड कर सकते हैं कि गवर्नर जनरल पद के स्थान पर क्या कर दिया गया था? वाइसराय पद का सृजन कर दिया गया था, सृजन किया गया था। ये इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसलिए ये लिखा दिया गया आपके लिए। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। संसदीय समितियों में से एक महत्वपूर्ण समिति लोक उपक्रम समिति यानी कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30, 22, 15 या फिर 10? तो आपको पता है कि ये कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि लोक उपक्रम समिति का पहली बार जो गठन हुआ था, कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। किस समिति के सुझाव पर किया गया था, ये आपसे पूछ सकता है। तो कृष्ण मेनन समिति। कौन सी समिति? तो कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें कि और क्या पॉइंट जान सकते हैं, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो होंगे लोकसभा से होंगे और राज्यसभा से कितने हो जाएंगे? राज्यसभा से हो जाएंगे 7 सदस्य। तो सदस्यों की कभी कभी संख्या भी आपसे पूछ लेता है। वहीं प्राक्कलन समिति में पूछ दे, प्राक्कलन समिति, तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। और इसका गठन का अगर बात कह दे तो गठन का वर्ष पूछ ले, तो इसका गठन वर्ष भी ध्यान रखिएगा कि इसका गठन जो किया गया था 1950 में किया गया था। किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर।
यकीन मानिए जितनी भी सुविधा है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा एकदम बिल्कुल पीपीएससी टीआरई 4.0 के पैटर्न पे ही दिया जा रहा है। तो जीके जीएस के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 15 नंबर आ गया है, भारत का इराबत जो हाल ही में चर्चा रहा है निम्न में से क्या है। और ये डेली मॉक टेस्ट चल रहा है सारे विषयों का, प्लस आपको टॉपिक वाइज भी बताया जाता है और आपको मैराथन क्लास भी दिए जा रहे हैं, सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। भारत का इराबत की अगर बात कर लें, भारतीय नौसेना का युद्धपोत या फिर डीआरडीओ द्वारा तैयार मिसाइल है या फिर असम के जंगल में मिला हाथी का एक अत्यंत प्राचीन प्रजाति है या फिर भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। तो देखिए ऐसे प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आ जाएं और आपको पढ़ा हुआ नहीं रहेगा ना तो लगेगा कि क्या हमसे पूछ दिया गया, और ये करंट का मुद्दा है। तो ये क्या है, ये भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। साइंस और टेक के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। वहीं बात करें कि इसको एरावत को, जो ये भारत का एक सुपर कंप्यूटर है जिसको एरावत नाम दिया गया, ये पुणे में कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। और बताया जाता है कि भारत का सबसे तेज और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे तेज और क्या है, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। वहीं बात करें एरावत का, कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। एरावत इस तरह से अंग्रेजी में लिखाएगा तो क्या हो जाएगा, AI रिसर्च एनालिटिक्स। कुछ कुछ चीज़ों को इंग्लिश में ध्यान रखिए, ज़्यादा आसानी होगी। एंड नॉलेज एजिमिलेशन प्लेटफॉर्म। देखिए हो सकता है आपसे प्रश्न किस तरह से पूछे कि आपको और क्वेश्चन में ये दिया रहे पूरा सेंटेंस जो इसका फुल फॉर्म होता है और आपसे पूछ दे कि इसमें से किसका फुल फॉर्म है। तो ध्यान होना चाहिए ना, एक एक वर्ड पर आपको पकड़ होना चाहिए कि क्या क्या इसका मतलब होता है। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। तो इनमें से गलत विकल्प चुनना है। तो गलत को चुनना है तो पहले सही को चुन लेते हैं। कोशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। बी है लसिका को उत्तक द्रव भी कहते हैं, ये भी सही दिया हुआ है। वहीं सी में है कि प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गया, लेकिन हमसे गलत पूछ रहा। तो उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है, तो ये क्या है, गलत विकल्प दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो शिराओं के संकुचन के कारण नहीं होता है, बल्कि उच्च रक्तचाप का मतलब क्या हो गया कि अति तनाव का जब हो जाए, बीपी एकदम हाई हो जाए, तो ये किसके कारण होता है, शिराओं के संकुचन के कारण नहीं, बल्कि धमनिकाओं के संकुचन के कारण हो जाता है। तो यहीं पर क्या था, शिरा की जगह धमनी होना चाहिए, तो सही हो सकता है। होता क्या है कि उच्च रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाएगा और फिर धमनी फट सकता है और आंतरिक रक्तस्रावन हो सकता है। तो ये बात आपको पता भी होगा। वहीं कभी कभी आपसे रुधिर दाब पूछ लेता है, इसका डाटा कि कितना होता है। तो ये सबको पता होगा कि 120/80 mm of Hg
लिखा जाता है। ठीक है, ऊपरी ये आपसे ये पूछ देगा कि जो ऊपर वाला होता है ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? तो सिस्टोलिक प्रेशर। और जो नीचे वाला होता है इसको क्या कहते हैं? डायस्टिक लॉक प्रोसेस। काफ़ी बार पूछा हुआ है, लोग भूल जाते हैं, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए कितना लंबा चौड़ा प्रश्न आ गया है, और ऐसा प्रश्न आपसे पूछ भी रहा है। खास करके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयार हो जाइए, प्रश्न दिख सकते हैं। पौधों में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, और कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है? फिर से आ गया है गलत चुनने वाला, तो पहले हम लोग सही चुन लेते हैं। ऑप्शन ये है जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का। ये बिल्कुल सही बात दिया हुआ है। जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है? नहीं, ये तो गलत है। आगे भी पढ़ लेते हैं। बहिकाएं और बहिनिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं, और चालनी नलिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो ये सही बात है। थोड़ा सा आपको फास्ट प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, टाइम बचाना है तो। जल की गति साधारण भौतिक बलों द्वारा होती है। भोजन की गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें से गलत हमें कौन मिल गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो इसमें तो और ज़्यादा कुछ लिखना है नहीं, ऑलरेडी सेंटेंस के रूप में बर्नर दिया हुआ ही है। वही बात करें, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो जाइलम की बात आई है, जो पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों को जड़ से लेकर पौधों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो जो जाइलम है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो एक प्राथमिक जाइलम होता है और एक द्वितीय जाइलम होता है। प्राथमिक और द्वितीय, तो इसमें पूछ क्या सकता है? तो अगर आपसे पूछ दे कि प्राथमिक नहीं जी, सॉरी गलती हो गया, हाँ ठीक ही तो बोले, हम भी क्या बोले, कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं, हमसे भी मिस्टेक हो जाता है। इंसान ही है ना, हो सकता है, पर आप लोग को नहीं करना है ये गलती परीक्षा में। चूँकि जाइलम के बारे में बता रहे थे, तो ये दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक और एक होता है द्वितीय। प्राथमिक जाइलम तथा द्वितीय जाइलम की तो पूछ क्या लेगा आपसे ना कि प्राथमिक जाइलम में उत्पत्ति किससे हुई है? तो पराग एधा से। ये पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और पूछ देगा कि द्वितीय जाइलम जो होता है इसकी वृद्धि किससे हुई है? तो कैम्बियम से। मेन उद्देश्य था ये आपको टर्म बताना, तो इस टर्म को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। हालांकि ये जो मॉक टेस्ट आपको डेली कराया जा रहा है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो जीके जीएस तो सेम ही होता है, बस थोड़ा सा लेवल अप डाउन का हो सकता है। तो ये जो प्रश्नों की सीरीज होती है मॉक टेस्ट, वो 20 नंबर की होती है, लेकिन आप खुद देखो कि 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन में आप कितनी सारी और प्रश्नों का सॉल्यूशन जान, कम से कम 80 प्रश्नों का तो ज़रूर ही जानते हो। तो एक दिन में 80 प्रश्न 30-40 मिनट की वीडियो होती है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सी नदी म्यांमार में बहती है? ए है इरावदी, बी है साल्विन, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है दोनों बहती है कहाँ? म्यांमार में, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि जो म्यांमार की प्रमुख नदी की अगर बात करेंगे, तो प्रमुख नदी है म्यांमार की कौन? इरावदी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इरावदी नदी का अगर मुहाना पूछ दे तो अंडमान सागर है। कौन हो जाएगा? अंडमान सागर। हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, और पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। वहीं बात करें कि इरावदी जो है ये इरावती से बना है।
किससे बना है? इरावती। अभी हम लोग इरावत पढ़े थे, करेंट अफेयर सुपर कंप्यूटर। यहाँ देखिए इरावती भी किससे बना है? इरावती से बना है। इसका अर्थ अगर पूछते कि अर्थ क्या होता है, तो इरावत आपको पता है ना किसको बोला जाता है? तो अर्थ होता है हाथी नदी, यानी कि बड़ा नदी का बात हो रहा है, हाथी नदी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं बी में था साल्विन नदी। तो साल्विन नदी का उद्गम क्या है? तो उद्गम की बात आएगा तो तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। और मुहाना क्या हो जाएगा? तो मुहाना इसका भी अंडमान सागर ही हो जाएगा, दोनों म्यांमार में ही तो बहती है। वहीं बात करें कि साल्विन नदी की जो जब बात आई है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये एक भाग म्यांमार और क्या कहता है, थाईलैंड के बीच सीमा बनाता है। थाईलैंड के बीच क्या करता है? सीमा बनाता है। कौन? साल्विन नदी। तो ये छोटा पॉइंट है पर ध्यान रखना जरूरी है। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न किसी भी एग्जाम में। विजयवाड़ा, संगाली, नासिक या इनमें से एक से अधिक? तो ये हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। तो विजयवाड़ा हो जाएगा और कौन हो जाएगा? सांगली। इसीलिए हो गया इनमें से एक से अधिक। विजयवाड़ा शहर की अगर बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है, ये ध्यान रखेंगे। सांगली शहर की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। तो कभी कभी आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि कौन सा राज्य का ये शहर है। और महाराष्ट्र राज्य के नासिक और नांदेड़ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र का नासिक एवं कौन सा शहर? नांदेड़ शहर। नांदेड़ शहर जो है वो क्या है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। वहीं आंध्र प्रदेश का जो राजमुंद्री, इस तरह से जब चूंकि गोदावरी नदी की बात आई है तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री शहर, कौन शहर? तो राजमुंद्री शहर भी इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक। कृष्णा नदी की अगर बात आई थी तो कृष्णा नदी की जब बात आई थी तो इसका मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में मुहाना है इसका। और क्या जान सकते हैं? क्या आपसे पूछ सकता है? एक ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है कि शिप्रा नदी पर, शिप्रा नदी पर कौन सा तट स्थित है? तो शिप्रा नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो उज्जैन शहर स्थित है। और उसी तरह एक मूसा नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो हैदराबाद। ये सब पूछा गया प्रश्न है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के चलिएगा। अब बढ़ जाएंगे आज के लास्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित है? एक प्रश्न ऐसा वाला आपको किसी भी एग्जाम में दिखता ही है। ऑप्शन ए है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो ये लखनऊ में नहीं बल्कि कहाँ है? कानपुर में स्थित है। हमसे लखनऊ में पूछा गया है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये भी जान गए कि कहाँ है? तो कानपुर में स्थित है। वहीं राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कटक। कटक कहाँ पड़ता है आप लोग बताइए। वहीं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हुआ इसका राइट आंसर। वहीं अगर बात कर लेंगे किसकी? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो ये है आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री में स्थित है, जो कि किस नदी के तट पर स्थित है? अभी हम लोग जाने हैं गोदावरी नदी का तट। तो आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री में क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय, जो पूछा भी गया है कि डेयरी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान
कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के करनाल में। कहाँ? तो हरियाणा में तो है ही, साथ ही साथ हरियाणा के मतलब कि करनाल में एग्जैक्ट स्थिति यही है। वहीं एक पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान, आलू अनुसंधान, चूँकि आलू खाते बहुत हैं तो जीके भी आलू से कौन याद रखेगा, आप ही लोग न याद रखेंगे। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो शिमला में स्थित है। तो आज का सेशन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।